कभी कभी सिंपल तकनीक और कॉन्सेप्ट पर बनी चीज़ हमारी उम्मीद से इतना ज़्यादा कर गुजरती है कि हमें लगने लगता है कि हाउ लकी वी आर। ऐसा ही कुछ शानदार प्रदर्शन किया नासा के स्पेस प्रोब्स वॉयेजर 1 और 2 ने। हालांकि वॉयेजर प्रोग्राम नासा का पहला इंटरस्टेलर मिशन नहीं था। इससे पहले 1972 में पायनियर 10 और 1973 में पायनियर 11 प्रोब्स लॉन्च हो चुके थे, पर वे दोनों ही इंटरस्टेलर स्पेस में नहीं पहुंच पाए। 2006 में भेजा गया न्यू होराइजन प्रोब अभी भी काइपर बेल्ट में ही है और आशा है 2028 तक ये इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों, इंटरस्टेलर प्रोब्स ऐसे रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट्स होते हैं जिनको इस मकसद से स्पेस में छोड़ा जाता है कि हमारे सौरमंडल की खबर देने के बाद वे हीलियोपॉस को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में जाएंगे और हम तक दूसरे स्टार सिस्टम्स का विवरण पहुंचाएंगे। और इसी श्रृंखला में आते हैं नासा के वॉयेजर 1 एंड 2 स्पेस प्रोब्स, जिन्होंने अपेक्षा से परे जाकर हमें ब्रह्मांड की ऐसी जानकारियां दी कि हमारे एस्ट्रोनॉमी स्टडीज़ में क्रांति ला दी। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल मेरी नॉलेज यानी मेरिक पर, जहां आज हम बात करेंगे नासा के वॉयेजर मिशन के बारे में। इस टॉपिक को चुनने का खास कारण था ये पता करना कि क्यों 5 महीने वॉयेजर ने नासा से एलियन भाषा में बात की और फिर कैसे वापस अप्रैल 2024 से पृथ्वी की भाषा बोलने लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि मनुष्य की हमेशा से ही उत्सुकता रही है ये जानने की कि क्या इस असीम ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, और इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वो समय के साथ अपनी खोज का दायरा बढ़ाता ही जा रहा है। और इसी के चलते जन्म होता है आज से 48 साल पहले वॉयेजर मिशन का। वर्ष 1977 के अगस्त और सितंबर महीने में नासा ने वॉयेजर 1 और 2 नामक 2 स्पेस प्रोब्स अंतरिक्ष की ओर रवाना किए। शुरुआत में ये एक 5 वर्षीय मिशन था जिसमें सिर्फ जुपिटर और सैटर्न को स्टडी करना था, लेकिन फिर एरोस्पेस इंजीनियर गैरी फ्लैंड्रो को हर 175 साल में होने वाले एक रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट के बारे में पता चला, जिसके अंतर्गत साल 1977 में चारों बाहरी ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक सीधी रेखा में आने वाले थे। ये अलाइनमेंट एक सुनहरा अवसर था चारों ग्रहों को स्टडी करने का, और वो भी कम समय, फ्यूल और लागत में। इसको करने के लिए वॉयेजर ने ग्रहों के फ्लाईबाई के दौरान ग्रेविटी असिस्ट या यूँ कहें ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट तकनीक का सहारा लिया और बिना किसी बड़े प्रपोल्शन सिस्टम के काफ़ी कम समय में चारों ग्रहों के बीच की दूरी तय कर ली। देखिए, वॉयेजर 1 और 2 आइडेंटिकल प्रोब्स हैं, मतलब दोनों में ही समान प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं टेलीविज़न कैमरास, इमेजिंग साइंस सिस्टम, यूवी एंड इंफ्रारेड सेंसर्स, प्लाज्मा डिटेक्टर्स, कॉस्मिक रे टेलीस्कोप, रेडियो साइंस सिस्टम। इन सब उपकरणों की मदद से वॉयेजर्स बाहरी ग्रहों को स्टडी करके डेटा पृथ्वी तक पहुंचा रहे थे। इन्हीं के साथ दोनों वॉयेजर्स में एक खास तरह का फोनोग्राफ रिकॉर्ड भी शामिल किया गया। ये पृथ्वी से संबंधित विभिन्न तस्वीरों, आवाज़ों से रिकॉर्डेड एक तरह का टाइम कैप्सूल है। इसको शामिल करने के पीछे वैज्ञानिकों का प्रमुख उद्देश्य ये था कि यात्रा करते करते अगर वॉयेजर्स किसी और सभ्यता के संपर्क में आता है तो इन सभ्यताओं को इस फोनोग्राफ के माध्यम से पृथ्वी नामक एक ग्रह के होने और इसकी सभ्यता की एक झलक मिलेगी। तांबे से बना ये गोल्डन रिकॉर्ड करीब 1 अरब वर्ष तक सलामत रहेगा। लगता है हमारे वैज्ञानिकों को ये भरोसा है कि वॉयेजर के माध्यम से वे एनरिको फर्मी के प्रसिद्ध प्रश्न वेयर इज़ एवरीबॉडी का उत्तर दे पाएंगे। हम आशा करते हैं ऐसा ही हो। खैर, उम्मीद पर तो सिर्फ दुनिया ही नहीं पूरा यूनिवर्स कायम है। दोस्तों, हमें ये तो पता है कि वॉयेजर्स इतना सक्षम है कि ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों से हमें डेटा भेज सके, पर हमारी पृथ्वी उनके भेजे सिग्नल्स और डेटा को कैसे कैच करती है? इसके लिए नासा हेल्प लेता है डीप स्पेस नेटवर्क यानी DSN की। DSN रेडियो ऑब्जर्वेटरीज का एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है
और इसके 3 बड़े एंटीनास जो कि कैलिफोर्निया, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में स्थापित हैं, वॉयेजर्स और पृथ्वी के बीच एक लिंक की तरह काम करते हैं, जो न सिर्फ हमें डेटा की प्राप्ति करवाता है, बल्कि इसके द्वारा वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट्स को कमांड देकर उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। दोनों वॉयेजर्स ने 1979 में जुपिटर को फ्लाई बाई किया और ऐसी लाजवाब तस्वीरें भेजी जिसके हमारे वैज्ञानिकों ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। जुपिटर के आसपास भी एक रिंग सिस्टम है। ये बात हमारे साइंटिस्ट को पहली बार V1 द्वारा भेजे डेटा से पता चली। V1 ने जुपिटर के 2 नए मून थीवी और मेंटस की भी खोज की। सैटर्न फ्लाईबाय में भी वॉयेजर 1 को एक नया रिंग और 5 नए मून्स मिले। वहीं वॉयेजर 2 को जुपिटर के मून आयो पर एक्टिव वॉल्केनो दिखा और यूरोपा की सतह पर वाटर आइस की मोटी लेयर मिली, जो साफ संकेत कर रही थी एक सब सरफेस ओशन की तरफ। V2 द्वारा भेजी सैटर्न के ही एक दूसरे मून एनसेलेडस के डेटा ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया, क्योंकि उसका केमिकल और जियोलॉजिकल डेटा जीवन निर्माण की ओर इशारा कर रहा था। शनि ग्रह की अपार संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए ही 1997 में कैसिनी मिशन का गठन किया गया। 25 अगस्त 2012 को V1 हेलियोपोस को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला मानव निर्मित प्रथम उपकरण बना। यहाँ तक पहुँचने से पहले ही इसके टीवी कैमरास शट डाउन हो चुके थे। वॉयेजर 1 द्वारा खींची गई कुछ आखिरी इमेजेस में प्रमुख थीं हमारे सौर मंडल फैमिली की ग्रुप फोटो और 6 बिलियन किलोमीटर्स दूर से खींची गई हमारी पृथ्वी की प्रसिद्ध द पेल ब्लू डॉट तस्वीर, जो ये दर्शाता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व कितना नगण्य है। इधर V2 का काम हमारे सोलर सिस्टम में अभी खत्म नहीं हुआ था। गैस जाइंट्स के बाद उसने आइस जाइंट्स का रुख किया। 1986 में यूरेनस और 1989 में नेपच्यून पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना। इन दोनों आइस जाइंट्स के कई सारे रिंग्स और नए मून्स वॉयेजर 2 ने खोजे। साथ ही यूरेनस की 97 डिग्री की टिल्ट और 740 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली हवा को भी डिस्कवर किया। नेपच्यून में स्मॉलर और ग्रेटर डार्क स्पॉट्स की खोज की, जो एक तरह के मीथेन आइस क्लाउड स्टॉर्म्स हैं। इतने सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन पृथ्वी पर भेजने के बाद 5 नवंबर 2018 को V2 भी इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर गया। वॉयेजर्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर लगाए गए हैं, जो प्लूटोनियम के रेडियो एक्टिव डिके की गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। अब चूंकि ये दोनों ही वॉयेजर्स पृथ्वी से काफ़ी दूर थे और इन्हें आगे का भी बहुत सा सफ़र तय करना था, इसलिए पावर और मेमोरी सेव करने के लिए इनके कुछ उपकरणों जैसे कैमरा, कॉस्मिक रे, प्लाज्मा डिटेक्टर्स आदि को एक एक कर बंद कर दिया गया। वॉयेजर हमारे स्पेस मिशन का वो काला घोड़ा है जिसे सिर्फ 5 साल चलने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब इन दोनों ने सफलतापूर्वक प्लैनेट्स वाले मिशन पूरे कर लिए, तो फिर इन्हें इंटरस्टेलर और हीलियोस्फीयर की स्टडी के लिए भेज दिया गया। इंटरस्टेलर, हम बहुत देर से इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो चलिए इसका मतलब भी समझ लेते हैं। 2 स्टार के बीच के स्पेस को इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं, जहाँ स्टार्स का ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता। वहीं हीलियोस्फीयर हमारे सौर मंडल को घेरे एक तरह का बबल है, जिसमें सूर्य की रेडिएशन और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। इसके बाद आता है हीलियोपोस, जो एक तरह से हमारे सौर मंडल की बाहरी सीमा है। हमारे दोनों वॉयेजर्स ने इस प्लाज्मा से भरे 18 बिलियन किलोमीटर लंबे हीलियोपोस को बड़ी आसानी से 2012 और 2018 में पार कर लिया था। आज करीब 48 साल बाद V1 हमसे 24 बिलियन किलोमीटर और V2 20 बिलियन किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी से एक सिग्नल को पृथ्वी से उन तक जाने और उनके रिस्पॉन्स को वापस हम तक पहुंचने में करीब 45 घंटे लग जाते हैं। पर फिर भी दोनों वॉयेजर्स आज भी हमसे इंटरप्लैनेटरी रेडियो पर कम्युनिकेट कर रहे हैं। हाँ, पर नवंबर 2023 में V1 अचानक अजीब सी मैसेजेस भेजने लगा था, जो 1s और 0s में आ रहे थे, मानो कोई दूसरी सभ्यता हमसे बात करना चाह रही थी। इस बात से नासा के साइंटिस्ट थोड़ा घबरा गए थे। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद वॉयेजर किसी एलियन के संपर्क में आ गया है। इसके बाद करीब 5 महीने V1 खामोश रहा।
पर साइंटिस्ट ने भी हार नहीं मानी। पता चला कि फ्लाइट डेटा सिस्टम के मेमोरी चिप में कोई खराबी थी, जिसकी वजह से डेटा ठीक से ट्रांसमिट नहीं हो रहे थे। इसे ठीक किया गया और फिर 20 अप्रैल 2024 से सही डेटा आने लगे। प्लूटोनियम डिके को देखते हुए नासा का अनुमान है कि शायद 2036 तक दोनों प्रोब्स हमारे संपर्क में रहेंगे। उसके बाद कम पावर के कारण इसके बाकी के उपकरण भी बंद हो जाएंगे, पर एज अ मशीन ये इस ब्रह्मांड में घूमते रहेंगे, हो सकता है पृथ्वी के बाद भी। ये एक बहुत ही साइंस फिक्शन ख्याल है, पर हो सकता है कभी कोई सुदूर सभ्यता के हाथ ये लगे और उन्हें वॉयेजर में रखे गोल्डन रिकॉर्ड से पृथ्वी और हमारी सभ्यता के बारे में पता चले। पर यह जब होगा तब हमारी सभ्यता किस चरण में होगी, इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं। हाँ, पर इतना ज़रूर कर सकते हैं कि तब तक अपने इस पेल ब्लू डॉट को जीवित रखें। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।